तो बच्चों आज शुरू करते हैं कौन सा चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो कुछ चीजें आपको पता होगी कि हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट प्रेजेंट है। क्या किसी को आइडिया है? 118 कि हमारे पास टोटल मैं कहूँ कि 118 एलिमेंट प्रेजेंट है। ठीक। अब मुझे बताओ, अगर मैंने कहा कि टोटल 118 एलिमेंट आपके पास प्रेजेंट है तो क्या इजीली पॉसिबल है मैं कहूँ आपको हर एक एलिमेंट की मुझे प्रॉपर्टी बता दो? बता पाओगे? मतलब कुछ तो आपको एक अरेंजमेंट चाहिए। विदाउट अरेंजमेंट आप एलिमेंट की प्रॉपर्टी नहीं बता सकते। मैं कहूँ आपसे लिथियम की प्रॉपर्टी बताओ, आपसे कहूँ पोटेशियम की बताओ, आपसे कहूँ रुबीडियम की बताओ, अभिनव से कहूँ सीजियम की बताओ, तो हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या डिफरेंट डिफरेंट बताई जा सकती है या याद रखी जा सकती है? क्या पॉसिबल है कि मैं हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी इंडिविजुअली याद रख पाऊं? नहीं, इट्स वेरी डिफिकल्ट। 118 है एंड फ्यूचर में और आ जाएंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि हम 118 पे लिमिटेड रहेंगे, हम 118 से आगे भी बढ़ेंगे। तो साइंटिस्ट जब एलिमेंट्स की डिस्कवरी स्टार्ट हुई, हमारे पास एलिमेंट्स आए, तो साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि बहुत मुश्किल हो रहा है हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी को याद रखना। हर एक, उस टाइम तो कम ही एलिमेंट थे। स्टार्टिंग में जब डिस्कवरी स्टार्ट हुई, एक क्लासिफिकेशन की, तो कम ही एलिमेंट थे। पर उस वक्त भी मुश्किल तो आ रही थी ना। हमें मुश्किल क्या आ रही थी कि हम हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी याद नहीं रख पा रहे थे। हम हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी को समझना, उसे याद रखना, मेमोराइज करना, कंपेयर करना मुश्किल था। देन किस चीज की जरूरत पड़ी कि हम एक ऐसा क्लासिफिकेशन डिजाइन कर दे जिससे क्या हो, हमें हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी याद रखना इजी हो जाए। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एक टर्म निकाली कि हम क्या करते हैं, एक टेबल बना देते हैं, कुछ एक ट्रेंड बना देते हैं, कुछ एक क्लासिफिकेशन कर देते हैं जिससे हम क्या करें, एलिमेंट की प्रॉपर्टी याद कर पाए, इजिली मेमोराइज कर पाए। तो उससे क्या निकला, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स निकल कर आया। क्या निकल कर आया? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। सो बेसिकली इससे हमने क्या डिसाइड किया, हमने क्लासिफिकेशन की हेल्प से हमने एक पीरियोडिक टेबल बना ली। क्या बना ली? पीरियोडिक टेबल। अब जो ये पीरियोडिक टेबल है, हमने टेबल बनाई, हम इसके सारे जेनेसिस पढ़ेंगे, पीछे क्या हिस्ट्री हुई, पहले हिस्ट्री देखेंगे फिर अपनी जाएंगे कि मॉडर्न में क्या है। देखो, पीरियोडिक टेबल बेसिकली थी क्या, एक टेबुलर फॉर्म में, मैं कह सकती हूँ टेबुलर फॉर्म में। टेबुलर मतलब उसमें हॉरिजॉन्टल कॉलम्स हो, एक हॉरिजॉन्टल रोज हो एंड वर्टिकल कॉलम्स हो। दीज आर हॉरिजॉन्टल रोज एंड दीज आर वर्टिकल कॉलम्स। तो एक टेबल की फॉर्म में हमने एलिमेंट को अरेंज कर दिया। जब हमने टेबल की फॉर्म में एलिमेंट को अरेंज किया, किस किसके बेसिस पे किया होगा, उनकी फिजिकल और एंड केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। तो जब हमने उनके एलिमेंट को अरेंज किया तो हमें एक सिमिलैरिटी नजर आई, एक ट्रेंड नजर आया, जिससे हमें जो ये प्रॉपर्टी है ना हर एक एलिमेंट की, वो पढ़नी क्या हो गई, आसान हो गई, इजी हो गई। बात समझ आई? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं कहूँ क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी, अपनी ईज के लिए, अपने कंफर्ट के लिए, इसी के लिए तो बढ़ी कि हमें मुश्किल हो रही थी हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी को याद रखना। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल। केमिस्ट की शॉप पे जाते हो, उससे कोई मेडिसिन मांगते हो, मांगते, जो भी तुम मेडिसिन का नाम बताते हो वो तुरंत दे देता है ना? ऐसा तो नहीं है, पूरी मेडिसिन में से ढूंढता फिरेगा कि ये मेडिसिन मैंने कहाँ रखी। तो बेसिकली होता क्या है केमिस्ट की शॉप पे, डिफरेंट डिफरेंट मेडिसिन होती हैं।
डिफरेंट डिफरेंट डिजीज की मेडिसिन होती है, डिफरेंट डिफरेंट सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं मेडिसिन में, ऐसा होता है ना। तो उसके पास एक क्लासिफिकेशन होती है कि इस सॉल्ट की मेडिसिन इस रैक में, कभी देखना हर एक बॉक्स पे वो नेमिंग होती है उसकी कि इस मेडिसिन ये इस बॉक्स में है, और बाहर पे क्लासिफिकेशन होता है। तो उसने अपने मेडिसिन के लिए सॉर्टिंग कर दी है ना, हम जो लेने गए उसने वो दे दी, उसको सॉर्ट किया हुआ है उसने। उसी तरह एलिमेंट को भी सॉर्ट किसकी फॉर्म में किया, पीरियोडिक टेबल की फॉर्म में। क्या मेरी बात समझ आई? एलिमेंट को सॉर्ट किस फॉर्म में किया हमने, पीरियोडिक टेबल की फॉर्म में। अब पहली बात आती है, जब स्टार्टिंग हुई होगी सॉर्टिंग करने की, ये क्लासिफिकेशन करने की एलिमेंट को, तो पहले कोई साइंटिस्ट आया होगा, उसने कोई एक वे बताया होगा, तरीका बताया होगा कि हम एलिमेंट को ऐसे सॉर्ट कर सकते हैं, ऐसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो जो सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने अपनी क्लासिफिकेशन दी थी एलिमेंट की, वो कौन थे, डॉबर्नियर। कौन थे, डॉबर्नियर। एंड इन्होंने हमें दिया डॉबर्नियर ट्राइड्स। क्या दिया, डॉबर्नियर ट्राइड्स। अब देखो इन्होंने क्या कहा, ट्राइड मतलब 3 एलिमेंट का ग्रुप। ट्राइड मींस, अगर मैं बात करूं ट्राइड्स की, ट्राइड्स क्या होते हैं, दिस इज ग्रुप ऑफ कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट। मतलब इन्होंने क्या किया, डॉबर्नियर जी ने, डॉबर्नियर ने एलिमेंट्स के 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बना दिए। चेक, इतनी बात समझ आई? इन्होंने 3 एलिमेंट को कैटेगराइज कर दिया इन द ग्रुप्स, जिसको नाम दिया इन्होंने ट्राइड। चेक। अब इन्होंने आगे बोला कि देखिए, इन्होंने सपोज कीजिए ये 3 एलिमेंट का ट्राइड है, E B C। चेक। इन्होंने ये तीनों एलिमेंट E B और C इन्होंने किस फॉर्म में अरेंज किए होंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। किस फॉर्म में अरेंज किए, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। इसका मीनिंग क्या, अगर मैं बात करूं एटॉमिक मास की, तो C का सबसे ज्यादा, देन B का, देन E का। क्या बात समझ आई? चेक। लेट सपोज करते हैं कि इसका एटॉमिक मास, अगर मैं बात कहूं कि मैंने सपोज कर लिया E का एटॉमिक मास X है, B का Y है और C का Z है। चेक। और मैंने किस फॉर्म में अरेंज किया, ट्राइड में, बढ़ते क्रम में, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। क्लियर? मतलब Z सबसे ज्यादा, देन Y, देन सबसे छोटा क्या, X। क्लियर? देन इन्होंने कहा कि जो ये मिडल एलिमेंट होता है ना, देखो ये मिडल एलिमेंट क्या है, B। इस 3 ट्रायड के ग्रुप में E B C में से इस ट्रायड में मिडल में कौन है, B बैठा है। तो इसने कहा जो B का एटॉमिक मास है ना, मतलब Y, B का एटॉमिक मास Y है ना, दैट इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। बात समझ आई? मतलब Y किसके बराबर है, मीन लेना है फर्स्ट एंड थर्ड का। फर्स्ट का मास हो गया X एंड थर्ड का मास हो गया Z बाय, क्या बात समझ आई? मतलब जो मिडल एलिमेंट है इसका एटॉमिक मास ये बराबर है अरिथमेटिक मीन ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट, मतलब y बराबर x प्लस z बाय 2। यही इसने लिखा है। देखो इसने क्या लिखा कि एलिमेंट इन ट्राइड दैट हैड सिमिलर प्रॉपर्टी एंड द एटॉमिक वेट of the middle element is the arithmetic mean of atomic weight of other two elements। क्या ये बात समझ आई कि जो ये मिडल एलिमेंट है इसका मास क्या होगा, that will be equal to arithmetic mean of atomic mass of first and this third element। क्लियर है इतनी बात? अब देखिए, ये तो हो गया डॉबर्नियर ट्रायड। अब डॉबर्नियर ने कुछ एलिमेंट को भी तो कैरेक्टराइज किया होगा ट्रायड में, तो डॉबर्नियर में क्या लिख लिया,
सबने लिख लिया? तो डॉबरनियर ने हमें जो है 3 ट्राइड्स दिए थे। कितने? 3 ट्राइड्स दिए थे डॉबरनियर ने। कौन-कौन से? देखो, पहला उन्होंने दिया था लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। ये देखो जरा ध्यान से, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ये इनका पहला ट्राइड था। लिथियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 7, सोडियम का 23 एंड इसका 39। चेक। हमने क्या कहा? अकॉर्डिंग टू डॉबरनियर कि जो एटॉमिक मास है मिडल एलिमेंट का वो किसके बराबर है? अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड दिस थर्ड एलिमेंट। यही बात कही डॉबरनियर ने। मतलब अगर मैं बात करूं एटॉमिक मास ऑफ किसका, कौन है मिडल एलिमेंट यहाँ पे? सोडियम है ना। मतलब हमारा जो मिडल एलिमेंट है वो ये है। मतलब एटॉमिक मास ऑफ सोडियम किसके बराबर होगा? एटॉमिक मास ऑफ लिथियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम डिवाइड बाय 2। मतलब ये बराबर होगा एटॉमिक मास ऑफ लिथियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम डिवाइड बाय 2 के। क्या इतनी बात क्लियर हुई? क्लियर है इतनी बात? मतलब ये किसके बराबर होगा? वैल्यूज रख दीजिए। लिथियम का 7, पोटेशियम का 39 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा? 46 बाय 2 दैट विल बी 23। अब देखो निकल गई ना डॉबरनियर की बात सही, वही तो आ रहा है। डॉबरनियर ने भी तो ये कहा कि ये 23 आना चाहिए, उसके ट्राइड से भी 23 आ गया, तो हाँ उसकी बात सच हुई। क्लियर इतनी बात? अगला ट्राइड दिया था उसने कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम का। कौन सा? कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। कैल्शियम का एटॉमिक मास 40, स्ट्रोंशियम इज 88 एंड बेरियम इज 137। इसने कहा मिडल एलिमेंट कौन सा हो गया यहाँ पे? स्ट्रोंशियम। अब जो ये मिडल एलिमेंट का मास है वो किसके बराबर? अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट मतलब कैल्शियम, थर्ड मतलब स्ट्रोंशियम, मतलब होना चाहिए किसके बराबर? 40 प्लस 137 by 2 that is coming approx 88.5 means approx 80. Clear? And the last triad was chlorine, bromine and iodine. Chlorine, bromine and iodine. तो यहाँ पे एटॉमिक मास किसका? ब्रोमीन का। वो बराबर होगा एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन प्लस आयोडीन अपॉन 2। क्लोरीन इज 35.5, iodine is 127, means 35.5 plus 127 by 2 that will be approx 81.25 and approx हम इसको 80 मान। क्या बात समझ आई? ये किसने बोला? डॉबरनियर ने। तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि डॉबरनियर ने हमें कितने ट्राइड दिए, तो आप कितने ट्राइड बताएंगे? 3 ट्राइड। चेक। और अगर हमसे पूछा जाए डॉबरनियर ट्राइड के अकॉर्डिंग क्या मिडल एलिमेंट का मास अरिथमेटिक मीन होता है फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट के, क्या होता है? हाँ। क्लियर? बिल्कुल सही। यही तो उसकी डिमेरिट थी कि जितने एलिमेंट डॉबरनियर के टाइम में नॉन थे, मैंने कहा जितने एलिमेंट डॉबरनियर के टाइम में नॉन थे, ऐसा तो नहीं है सिर्फ 9 ही एलिमेंट प्रेजेंट थे उस वक्त। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ 9 ही एलिमेंट प्रेजेंट थे, 9 से तो ज्यादा ही थे। तो जितने एलिमेंट डॉबरनियर के टाइम में प्रेजेंट थे वो सबका क्लासिफिकेशन हमें नहीं दे पाया था। उसने तो सिर्फ 3 ट्रायड बताए, मतलब 9 एलिमेंट को क्लासिफाई वो कर पाया, पर बचे हुए एलिमेंट का क्लासिफिकेशन कौन देगा? वो तो डॉबरनियर नहीं दे पाया। तो यही क्या है? डिमेरिट है किसकी? डॉबरनियर ट्रायड। क्या बात समझ आई? कि अगर हम कहें व्हाट इज द डिमेरिट ऑफ दिस डॉबरनियर ट्रायड, क्या है? ही वाज नॉट एबल to classify या to give the classification of all the known elements
8s टाइम। क्या बात समझ आई? कि वो सबका क्लासिफिकेशन हमें नहीं दे पाया। अब अगर डॉबरनियर फेल हुआ तो कोई नया तो आएगा, एक के फील्ड से कोई दूसरा कोई सबक लेके आगे तो डिस्कवरी बढ़ाएगा, आएगा ना। ऐसे ही तो होता है साइंस ऐसी तो चलती है कि अगर एक फेल हो गया तो उसके फेलियर से कुछ सीख के या उसने जो किया उसके काम से कुछ इंस्पिरेशन लेके नया साइंटिस्ट आएगा, अपनी डिस्कवरी लेकर आएगा। तो इसके बाद जो अगला साइंटिस्ट आया इन द डिस्कवरी या इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, वो कौन था? वो जो अगला साइंटिस्ट था वो था न्यूलैंड। क्या है? न्यूलैंड। अब इसका जो क्लासिफिकेशन है उसको बोला जाता है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। क्या बोला जाता है? न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। म्यूजिक तो सबको पसंद है, पसंद है। 7 सुर क्या होते हैं हमारे इंडियन लैंग्वेज में? 7 सुर 7 सुर होते हैं ना, क्या होते हैं? सा, री, गा, मा, पा, धा, नी, सा। यही होते हैं ना 7 सुर। तो इसने इन 7 सुरों का ही सहारा लिया था न्यूलैंड ने। इसने क्या किया, सुनिए मेरी बात। न्यूलैंड ने क्या किया कि एलिमेंट को, डॉबर्नियर भी तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में लेके चला था ना, वही सेम चीज इसने की। इसने भी एलिमेंट को कैसे अरेंज किया? इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। देन इसने क्या ऑब्जर्व किया, देखो जैसे हमारे 7 सुर क्या होते हैं? सा, री, गा, मा, पा, धा, नी। फिर से सा वापस आ जाते हैं हम, ऐसे तो चलते हैं 7 सुर, ऐसे चलते हैं ना। मतलब इसने क्या किया, देखो जरा, कि जब इसने एलिमेंट को अरेंज किया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, मतलब शुरू करो लिथियम के बाद क्या आता है? बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। बढ़ता क्रम है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना बच्चा। लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब क्या आएगा? नोबल गैसेस नहीं पता थी किसी को होती हैं उस वक्त। उस वक्त तक नोबल गैसेस की जानकारी किसी को नहीं थी। तो मतलब क्या आ जाएगा? सोडियम आ जाएगा, सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, देन सल्फर, देन क्लोरीन। अगली नोबल गैस उस वक्त तो नहीं पता थी आर्गन होती है। फिर क्या आ जाएगा बता दो? पोटेशियम और कैल्शियम। चेक। इसने जैसे ही एलिमेंट अरेंज किए, इसने कहा, सुनो, इसने कहा जैसे जैसे 7 सुर होते हैं ना, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। फिर से रिपीट सा। फिर से जैसे ही 7 नोट्स पूरे होते हैं, 8th नोट पे हमारा सा वापस आ जाता है। ऐसा ही तो होता है कि जैसे ही 7 सुर पूरे होंगे, 8वां सुर क्या होता है? सा। मतलब वो रिपीट हो रहा है आफ्टर अ सर्टेन रेगुलर इंटरवल। 7 के बाद रिपीट हुआ 8वां सुर। तो उसने कहा जैसे कि रिपीट होता है उसी तरह जो एलिमेंट यहाँ है उसकी भी प्रॉपर्टी ऊपर वाले से सेम रिजेंबल करती है। मतलब इसने कहा देखो जरा कि एवरी 8th एलिमेंट हैड द सिमिलर प्रॉपर्टी एज द फर्स्ट वन। देखो दोबारा रिपीट करोगे तो वापस साई तो आ जाएगा। मतलब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 फर्स्ट सिमिलर एज द सीट। ये फर्स्ट है तो ये 8th है ना। फर्स्ट के बाद 8th वापस आ गया, सेम रिपीटेशन, सेम प्रॉपर्टी सामने। उसी तरह इसने कहा जब एलिमेंट को अरेंज करोगी तो जो ये 8वां एलिमेंट है ना, इसकी प्रॉपर्टी इस पहले एलिमेंट जैसी होती है। क्या ये बात समझ आई? अब अब मेरी बात सुनो, अगर तुम इस बेरिलियम की बात करते हो, इसका 8वां एलिमेंट कौन सा है? मैग्नीशियम ही तो है।
बोरोन की बात करते हो तो क्या है, कार्बन से सिलिकॉन। अब देखो, सोडियम से पोटेशियम, अगर मैं कहूं मैग्नीशियम से कौन सा, कैल्शियम। मतलब इस एवरी एट एलिमेंट हैव द सिमिलर प्रॉपर्टी एज द फर्स्ट वन। क्या ये बात क्लियर है? अब देखो, ये बात हमें समझ आ गई कि यही तो है इसका क्लासिफिकेशन, कि अगर मैं बात करूं कैल्शियम की प्रॉपर्टी, क्वेश्चन में आपसे दूं कि अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड कैल्शियम की प्रॉपर्टी किससे रिजेंबल करती है, मैग्नीशियम दोगे ना। मतलब न्यूलैंड ने तो एट्थ एलिमेंट की बताई ना कि कैल्शियम की प्रॉपर्टी मैग्नीशियम से रिजेंबल करती है। क्या बात याद रहेगी? अगर क्वेश्चन आपसे आता है सिलिकॉन की प्रॉपर्टी कार्बन से रिजेंबल करती है, कर लेंगे, पर हर एक चीज तो इसकी भी सही नहीं थी। उस वक्त भी तो एलिमेंट तो पता थे ना, इससे ज्यादा ही एलिमेंट पता थे, सारे एलिमेंट तो नहीं करा क्लासिफाई कर पाया। तो बोला जाता है कैल्शियम के बाद अगला क्या आता है, स्कैंडियम। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज ऐसे आते हैं ना। एटॉमिक मासेस हैवी होते हैं, ज्यादा होता है तो हैवी एलिमेंट्स होते हैं। तो बोला गया कि जो ये न्यूलैंड है ना, ये न्यूलैंड है, ये सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक मास अप टू 40, क्या कहा मैंने, एटॉमिक मास अप टू 40, इन्हीं का क्लासिफिकेशन दे पाया था। कितने एलिमेंट्स का, एटॉमिक मास जिनका क्या हो, एटॉमिक मास अप टू 40। मतलब ये सिर्फ हमें कैल्शियम तक की क्लासिफिकेशन दे पाया था, कैल्शियम से आगे ये क्लासिफिकेशन हमें नहीं दे। इसका मीनिंग क्या, ये जो न्यूलैंड लॉ का क्लासिफिकेशन है, ये सिर्फ लाइटर एलिमेंट के लिए पढ़ा जाता है। किनके लिए, लाइटर एलिमेंट के लिए। क्योंकि आगे जो एलिमेंट है उनके एटॉमिक मास ज्यादा होने लगते हैं, हेवी होने लगते हैं मास में, तो उन हेवियर एलिमेंट के लिए ये न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या हो गया था, फेल हो गया था। क्या बात क्लियर है? क्या ये दोनों इनिशियल डिस्कवरी क्लियर है सबको? ये क्या हो गई फिर इसकी, डीमेरिट। ये क्या हो गई इसकी, डीमेरिट, क्योंकि जेहेतु ये कर नहीं पाया तो ये बेसिकली इसकी क्या हो गई, डीमेरिट हो गई, कि ये काम नहीं कर पाया। क्लियर है सबको? न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव क्लियर? अब देखो, न्यूलैंड भी तो फेल हो गया, कोई अगला साइंटिस्ट आएगा। क्या कोई गेस कर सकता है कि कौन सा साइंटिस्ट आया होगा न्यूलैंड के बाद? डाल्टन तो बहुत लेट आया, बर्जीलियस ने तो हमें सिंबल दिए थे। चलो, इतनी बात क्लियर है? देखो, ये बात क्लियर होगी ना हमें। अब देखिए अगला साइंटिस्ट, अगला जो साइंटिस्ट आया वो आया लॉथर मेयर। क्या आया, लॉथर मेयर। इसने हमें जो दी थी ना, उसको बोला जाता है लॉथर मेयर कर्व। क्या बोला जाता है, लॉथर मेयर्स कर्व। इसने क्या किया, सुनिए ध्यान से, इसने एलिमेंट के फिजिकल प्रॉपर्टीज पे काम किया एंड इसने कहा, देखो, अगर मैं कहूं किसी भी एलिमेंट की डेंसिटी, डेंसिटी किसके बराबर होगी, मास बाय वॉल्यूम होती है, मतलब एटॉमिक मास डिवाइड बाय उसका एटॉमिक वॉल्यूम, यही तो होगी। मतलब डेंसिटी बराबर होगी उसका एटॉमिक मास डिवाइड बाय उसका एटॉमिक वॉल्यूम। ठीक, इसने कहा यहां से इसका एटॉमिक वॉल्यूम निकाल लीजिए। तो उसने एटॉमिक वॉल्यूम को लॉथर मेयर ने डिफाइन किया कैसे, क्या मुझे एटॉमिक वॉल्यूम की वैल्यू बता सकते हो, एटॉमिक मास डिवाइड बाय डेंसिटी, मतलब एटॉमिक वॉल्यूम बराबर एटॉमिक मास डिवाइड बाय डेंसिटी, डेंसिटी इन ग्राम पर
ml। चेक। इसने क्या किया, लॉथरमियर ने एक कर्व बनाया, किस किस के बीच का, एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक मास के बीच का। किस किस के बीच का, एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक मास के बीच का। उसी कर्व को क्या बोलते हो, लॉथरमियर कर्व बोलते हो। किस किस के बीच का बना, एटॉमिक वॉल्यूम ऑन द वाई एक्सिस एंड एटॉमिक मास ऑन द जेड एक्सिस। तो ये जो कर्व बना उसी को क्या बोला जाता है, लॉथरमियर कर्व। अब जरा ये कर्व देखें कि था क्या। देखो, क्या ये बात समझ आ गई। अब देखो, ये जो है आपका लॉथरमियर का कर्व है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा कर्व दिख रहा है ना, दिख रहा है ना कि कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी चीज है। देखो जरा समझते हैं इस कर्व को, ध्यान से समझेंगे। देखो ये लॉथरमियर का कर्व है, किस किस के बीच का, एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक मास कर्व बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अब देखो इसने कैसे क्लासिफिकेशन दिया इस कर्व की हेल्प से, तो बहुत देखने में क्या लग रहा है, टिपिकल। अब यहाँ देखना, ये क्या है, लिथियम। यहाँ क्या है बेटा, सोडियम। यहाँ क्या है, ये क्या है, ये क्या है, मतलब ये सब क्या है, मैंने तुम्हें बताया मेटल नॉन मेटल में सिखाया, ग्रुप 1 की एलिमेंट है, अल्कली मेटल है। ऐसा ही तो है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। कौन से एलिमेंट, ग्रुप 1 में प्रेजेंट। अभी तो हमें ग्रुप 1 का पता ही नहीं है, हमें सिर्फ इतना पता है अल्कली मेटल्स है। यही पता था ना, उसके टाइम में तो नहीं पता था। ये तो हमने अपनी मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल से बनाई है ग्रुप्स। तो मतलब इसने कहा इस कर्व के अकॉर्डिंग कि जो ग्रुप अल्कली मेटल्स है हमारी, वो कहाँ प्रेजेंट है, कह सकती हूँ पीक की टॉप है। ये पीक की टॉप, ये पीक की टॉप, टॉप टॉप, मतलब अल्कली मेटल ऑक्यूपाई टॉप ऑफ द पीक। क्या ये बात क्लियर है कि अल्कली मेटल कहाँ स्टैंड कर रही है, टॉप ऑफ द पीक पर। क्लियर इतनी बात। अब देखो आगे, जरा ध्यान से देखना, ये क्या है, बेरिलियम। बेरिलियम है ना, ये क्या है, ढूंढो यहाँ, मैग्नीशियम। ये मेटल क्या है, कैल्शियम। ये क्या है, स्ट्रोंशियम। एंड ये क्या है, बेरियम। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये सारी अल्कलाइन अर्थ मेटल। एंड ये कहाँ प्रेजेंट है, अगर देखो ये पीक है, ये डिसेंडिंग पार्ट है ना, जब पीक नीचे आ रही है, एक पीक ऊपर चढ़ेगी असेंडिंग, जैसे ही वो नीचे आएगी मतलब वो डिसेंडिंग। मैं कह सकती हूँ कि जो ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है ये प्रेजेंट है एट द असेंडिंग पार्ट, सॉरी एट द डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द कर्व। बोल सकती हूँ डिसेंडिंग पीक तो है, नीचे ही तो आ रही है वो पीक। क्लियर है, मतलब हमारी अल्कलाइन अर्थ मेटल कहाँ है, अल्कलाइन अर्थ मेटल कहाँ है, प्रेजेंट एट, कहाँ प्रेजेंट है, डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द कर्व पे। क्या इतनी बात समझ आई। और देखो इसी के अंदर ध्यान से देखें, दूसरे कलर से लिखते हैं ताकि ज्यादा समझ आए। ये देखो ये क्या है, फ्लोरीन। ये क्या है बेटा, क्लोरीन। दिस इज ब्रोमीन एंड दिस इज आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन क्या होते हैं, हेलोजन होते हैं ना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो गए आपके हेलोजन।
कहाँ प्रेजेंट है जब ये पीक ऊपर जा रही है? ऐसे जा रही है ना पीक ऊपर, दिस वाली पीक, दिस वाली पीक ऊपर जा रही है पीक। मतलब जो मेरे हेलोजन है वो कहाँ, कह सकती हूँ असेंडिंग पार्ट ऑफ द कर्व पे प्रेजेंट है। क्लियर है कि जो मेरे हेलोजन्स हैं, यहाँ लिख लो कि जो मेरे हेलोजन्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट है? हेलोजन्स कहाँ प्रेजेंट है? प्रेजेंट एट द ascending part of the curve. क्या इतनी बात क्लियर? अगली देखो, अगर मैं कहूं, इस कलर से ले लेते हैं, ये क्या है मेरी वेनेडियम, दिस इज आयरन, दिस इज कोबाल्ट, कॉपर, जिंक, है ना? ये क्या है मेरा जिरकोनियम, मोलिब्डेनम, निबोनियम, रुहीनियम, रेहीनियम, कैडमियम, यही है ना? मतलब ये सारे, देखो ये सारे, ये मेरे क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट है, डी ब्लॉक के एलिमेंट है। क्या है ये? ट्रांजिशन एलिमेंट है। अब जो ये ट्रांजिशन एलिमेंट है ये कहाँ प्रेजेंट है? एक, अगर मैं कहूं कि आपकी पीक कुछ इस तरह है, ठीक, ये जो है ये क्या है, ये वाला पोर्शन, इसको बोल सकते हो ब्रॉड मैक्सिमा। ब्रॉड है ना, मैक्सिमम है, तो मतलब इसको नाम दे दिया जाता है ब्रॉड मैक्सिमा। क्या नाम दे दिया जाता है? ब्रॉड मैक्सिमा। तो जितने भी हमारे पास ये ट्रांजिशन एलिमेंट है ये कहाँ प्रेजेंट है? एट द ब्रॉड मैक्सिमा ऑफ द पीक। क्या बात समझ आई कि मैं लिख सकती हूँ कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट है कहाँ प्रेजेंट है? प्रेजेंट एट द ब्रॉड मैक्सिमा ऑफ द पीक। क्लियर हुई इतनी बात? क्या इतनी बात क्लियर है? क्या मैं बोल सकती हूँ कि हमारी जो अल्कली मेटल्स है वो कहाँ प्रेजेंट है? बताओ, टॉप ऑफ द पीक पे। अल्कलाइन अर्थ मेटल डिसेंडिंग, हेलोजन असेंडिंग, एंड जो मेरे ट्रांजिशन है दीज आर प्रेजेंट एट द ब्रॉड मैक्सिमा। क्लियर? अब जरा ध्यान से देखना, देखो इस पीक को ध्यान से देखो, यहाँ लिथियम था, ये सोडियम था, ये पोटेशियम था, फिर ये रुबीडियम था, फिर ये सीजियम था। ये सब एक ही, हम कह सकते हैं सारी अल्कली मेटल्स है, प्रॉपर्टी सिमिलर होती है। कैसे पता लगा? अब उन्होंने ऑब्जर्व किया जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है उनका जो ये एटॉमिक वॉल्यूम है ना वो इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल बेरिलियम, देन मैग्नीशियम, देन कैल्शियम, देन स्ट्रोंशियम, देन बेरियम। मतलब एलिमेंट जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टी है उनका जो एटॉमिक वॉल्यूम है वो फर्दर क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। इसी के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या दिया, एक क्लासिफिकेशन कि जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टी है वो इस कर्व में एक जैसी पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे हैं। कि अगर अल्कली मेटल है वो सब वहां पे, अल्कलाइन वो सब यहाँ पे, हेलोजन वो सब असेंडिंग पे, ट्रांजिशन वो सब ब्रॉड मैक्सिमा पे। तो इन्होंने अपना क्लासिफिकेशन ऐसे दे दिया। पर क्या ये क्लासिफिकेशन पढ़ना इजी है? आई थिंक दिस इज वेरी ट्रिकी। मतलब हम तो उनके ऑब्जर्वेशन से पढ़ लिए, पर जिसको नॉलेज ही नहीं है केमिस्ट्री की, क्या वो इसे देख के कुछ समझ पाएगा? नहीं। मतलब क्या हुआ, क्लासिफिकेशन तो ठीक है, पर ये जो क्लासिफिकेशन पढ़ना
ये तो बहुत ट्रिकी बात है, डिफिकल्ट है। तो इसी डिफिकल्टी को सॉल्व किसने किया आगे? मेंडलीव ने, डिमिट्री मेंडलीव ने। किसने सॉल्व किया? डिमिट्री मेंडलीव एक साइंटिस्ट आए जिनकी क्या पढ़ी जाती है? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पढ़ी जाती है। क्या पढ़ी जाती है? मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल। उन्होंने देखो जैसे एल्यूमिनियम है यहाँ पे, और क्या है हमारे पास? देखो कार्बन है, सिलिकॉन है, इनका क्लासिफिकेशन अच्छे से नहीं दे पाया था। ठीक है, इनको ब्रॉडली जो है सारी बुक्स इतने ही एलिमेंट को एक्सप्लेन कर पाती है, क्योंकि बहुत ट्रिकी है ना पढ़ना। ये क्लासिफिकेशन खुद में ही बहुत ट्रिकी है पढ़ना। क्लियर? क्या इतनी बात क्लियर हुई? इसने भी क्लासिफिकेशन दी है एलिमेंट्स का, पर ये डिस्कार्ड क्यों हुई? बिकॉज इट्स वेरी ट्रिकी टू अंडरस्टैंड। तो इसके बाद जो अगले साइंटिस्ट आए वो क्या थे? सिमेट्री। इससे पहले क्वेश्चन। अब तुम मुझे क्वेश्चन करो और मुझे आंसर बताओ। वेरी इजी क्वेश्चन। मास वेट दोनों एक ही चीज है, केमिस्ट्री में अलग नहीं लेते, फिजिक्स में लेते हैं, है ना? हम अर्थ पे ही तो है केमिस्ट्री में। तो देखो क्वेश्चन इज द प्लॉट गिवन बाय लॉथरमियर फॉर द नोन एलिमेंट्स वाज बिटवीन देयर एटॉमिक वॉल्यूम एंड किसके बीच का? एटॉमिक मासेस। अभी डिस्कस किया कि एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक मास का कर्व था। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी। वेरी इजी क्वेश्चन। आए तो हम 1 सेकेंड में देखते हैं, निशान लगा लेंगे, है ना? करिए, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि लॉथरमियर ने जो प्लॉट किया फिजिकल प्रॉपर्टी सच एज एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉम मेल्टिंग पॉइंट एंड डैश अगेंस्ट एटॉमिक वेट, तो ई क्या था बताओ? एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक मास का ही तो कर्व था उसका, है ना? कर्व किसका था? सिर्फ एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक मासेस, मतलब बस। हम बॉइलिंग पॉइंट की बात नहीं किए, हम सरफेस टेंशन की बात नहीं किए, हम मॉलिक्यूल्स के बारे में बात किए, बस। क्लियर है? यहाँ पे एटॉमिक वॉल्यूम आना चाहिए, है ना? वॉल्यूम वर्सेस मास का कर्व है ना? क्लियर है इतनी बात? सिर्फ दो ही चीज को तो लेके चला, मास और वॉल्यूम। ना तो उसने डेंसिटी की कहीं बात की दोबारा है, ना उसने सरफेस टेंशन का जिक्र किया, ना उसने उसके मेल्टिंग पॉइंट का जिक्र किया, ना उसने बॉइलिंग पॉइंट का जिक्र किया। उसकी कर्व में तो दो ही चीज है, एक एटॉमिक वॉल्यूम और एक एटॉमिक मास। क्लियर है इतनी बात? अब देखो, अगर हमें ये समझ आता है तो हमने कहा कि जो लॉथरमियर है उसका कर्व डिस्कार्ड कर दिया गया because it was very typical to understand the curve, to understand the classification according to the Lothermeyer curve, right? तो इसी बात को सॉल्व किसने किया? मेंडलीव ने। किसने किया? मेंडलीव ने with the classification form of a table, जिसको क्या बोला जाता है? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। बात समझ आई? अब है क्या ये मेंडलीव पीरियोडिक टेबल? उस वक्त जो था वो तो सिर्फ एटॉमिक मासेस का जिक्र था ना, एटॉमिक मासेस का जिक्र था। तो मेंडलीव जो बाबा आए, मेंडलीव ने क्या किया? इन्होंने भी एलिमेंट को कैसे अरेंज किया? इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। कैसे अरेंज किया? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। और इन्होंने देखा, जब इन्होंने एलिमेंट को अरेंज कर दिया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, फॉर एग्जांपल देखिए लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और यहाँ पे इन्होंने ग्रुप छोड़ा था, एंड नीचे सोडियम।
चेक। जब इन्होंने ऐसे एलिमेंट को इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल, अभी मैं टेबल दिखाऊंगी आपको, ऐसे टेबल की फॉर्म में इन्होंने एलिमेंट को अरेंज किया, कैसे? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो इन्होंने देखा कि देयर इज अ पीरियोडिक रिपीटिशन, कि एक सर्टेन रेगुलर इंटरवल के बाद वो एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सेम है, जिनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, वो एक सर्टेन रेगुलर इंटरवल के बाद अपने आप को क्या करते हैं? रिपीटिशन होता है, कि देयर इज अ रिपीटिशन इन द एलिमेंट with the similar physical and chemical property after a certain regular interval। इसी से इन्होंने क्या बनाया? मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ, जो क्या कहता है, सुनिए ध्यान से, कि जब आप एलिमेंट को अरेंज करेंगे इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, देन जो एलिमेंट जिनकी सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी है, मतलब सिमिलर प्रॉपर्टी है, वो खुद को क्या करते हैं? रिपीट करते हैं आफ्टर अ सर्टेन रेगुलर इंटरवल। मतलब एक पीरियोडिक, हम कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी जो है एलिमेंट की, वो कब रिपीट होंगी? जब आप एलिमेंट को अरेंज करेंगे इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तभी तो बोला जाता है कि प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर अ पीरियोडिक फंक्शन। जैसे मैथ्स में लिखते हो ना, कि अगर मैं लिखूं कि y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x, ऐसे लिखते हो एक फंक्शन, इसका मीनिंग क्या है? कि जो जैसे जैसे x वैरी करेगा, तो तुम्हारा y भी तो वैरी करना शुरू हो जाएगा। यही होता है ना फंक्शन का मीनिंग। जैसे जैसे सपोज करो मैं कहूँ एक्स स्क्वायर है, एक्स की वैल्यू 1 रखो, अगर मैं कहूँ यहाँ एक्स स्क्वायर है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू 1 2 3 4 5, तो y वेरी करता जाएगा। जैसे जैसे तुम x बदलोगे, y पे इम्पैक्ट आएगा, y बदलेगा। उसी तरह इन्होंने कहा कि जो प्रॉपर्टी है एलिमेंट की, वो किसका फंक्शन है? उनके एटॉमिक मासेस का। मतलब जैसे जैसे आप पीरियोडिकली मास बदलेंगे, वैसे वैसे क्या बदलेंगे? आपकी प्रॉपर्टीज बदलेंगी, एटॉमिक उसकी प्रॉपर्टीज बदल जाएंगी। क्लियर हुई बात इतनी? अब एक चीज, कि जब मेंडलीव ने शुरुआत की होगी अपनी पीरियोडिक टेबल की, तो उसने कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी दिखी कैसे? कुछ तो उसने कंपाउंड फॉर्मेशन किए होंगे, किसी एलिमेंट के साथ मिलकर कंपाउंड बनाए होंगे, जिससे उसने रिकॉग्नाइज किया कि हाँ भाई ये सिमिलर प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं। क्या बता सकते हो कौन से हो सकते हैं? सोचो। देखो, ये है मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल। अब देखो इस पीरियोडिक टेबल में जरा ध्यान से देखना, यहाँ क्या लिखा है? R2RH। मतलब मेंडलीव दो एलिमेंट लेके चला, एक हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। चेक। जितने भी एलिमेंट उस वक्त मेंडलीव के समय में प्रेजेंट थे 63, मेंडलीव ने क्या किया? सबके कंपाउंड बना दिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ। क्या मेरी बात समझ आई? जितने टोटल 63 थी उस वक्त, उसने सबका कंपाउंड फॉर्मेशन किया। किसके साथ? पहले हाइड्रोजन के साथ, फिर ऑक्सीजन, मतलब दोनों के साथ उसने कंपाउंड बनाए। और फिर क्या देखा उनका? केमिकल फॉर्मूला। फिर क्या देखा उनका? केमिकल फॉर्मूला। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं एक लिथियम की और एक सोडियम की, चेक। लिथियम एंड सोडियम दो एलिमेंट है। अगर मैं इनका हाइड्राइड देखूं, हाइड्रोजन के साथ इनका कंपाउंड हाइड्राइड होगा, तो लिथियम बनाता है बेटा LiH, ऐसा ही बनाता है ना। सोडियम बनाता है NaH। पोटेशियम क्या बनाता है?
KH, यही तो होता है, +1 -1, ऐसा ही तो होता है। मतलब अगर मैं इन मेटल को मान लूं M, तो इन सब का हाइड्राइड का फॉर्मूला हो गया NH। ये जनरल फॉर्मूला लिख सकती हूँ MH। मतलब ये सारे एलिमेंट उसके टाइम पे सबका हाइड्राइड कैसा था, इस RH के टाइप का। R उसने ये मेटल को मान लिया। क्लियर? ऑक्साइड कैसे बनेगा? सोडियम का ऑक्साइड होता है Na2O, ये होता है ना, O2 - Na+। लिथियम का ऑक्साइड होता है Li2O। पोटेशियम का हाइड्राइड्स होता है K2O, सॉरी ऑक्साइड K2O। आगे सीजियम का CS2O, रुबिडियम, ऐसे ही होते जाएंगे। मतलब जितने भी यहाँ पे एलिमेंट इनके ऑक्साइड का फॉर्मूला R2। क्लियर इतनी बात? मतलब जो भी इसने क्लासिफिकेशन किया, कैसे किया, पहले एलिमेंट को अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, फिर एलिमेंट को नीचे रखता गया जिनके ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड के फॉर्मूला सेम आ रहे थे। मतलब उसने कहा जब ये फॉर्मूला सेम कैसे आएंगे, जब ये सिमिलर प्रॉपर्टी दिखाएंगे, मतलब जब वो वैलेंसी सेम दिखाएंगे। ये फॉर्मूले कैसे बनाते हो, वैलेंसी से तो बनाते हो, वैलेंसी से बनते हैं ना, कि अगर मैं कहूँ लिथियम की वैलेंसी +1, ये -1, मतलब 1 वैलेंसी, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो मेंडलीव ने कहा ये फॉर्मूला सेम बन रहा है, इसका मीनिंग क्या, उनकी वैलेंसी सेम होंगी ना, उनकी वैलेंसी सेम होंगी। तो ये क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे कर दिया, उसने कंपाउंड फॉर्मेशन की है विद द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और उसने कंपाउंड के जनरल फॉर्मूले बताए, और जो जो एलिमेंट सिमिलर कंपाउंड बना रहे थे उसने उन्हें अरेंज कर दिया एक टेबल फॉर्म। इतनी बात समझ आई? क्या इतनी बात क्लियर है? आगे बढ़े, देखो अब ये तो हमें वो पता लग गया कि उसने क्लासिफिकेशन किया कैसे। ये स्टोरी है, एक स्टोरी की तरह याद कर लेते हैं कि क्लासिफिकेशन कैसे किया। दो एलिमेंट पकड़े, एक हाइड्रोजन दूसरा ऑक्सीजन, दोनों की कंपाउंड फॉर्म किए, जिन कंपाउंड का सिमिलर फॉर्मूला आ रहा था, सिमिलर केमिकल फॉर्मूला आ रहा था, उसने उन्हें साथ में रख दिया। अब इसने तो कोई कर्व नहीं दी, इसने तो हमें टेबल दी। अब इस टेबल में ध्यान से देखना, समझने की बातें हैं सारी। इस टेबल में जब मेंडलीव ने बनाई, आप देखो ये क्या है, हॉरिजॉन्टल रोस, ऐसे हॉरिजॉन्टली रोस, एंड ये क्या है, वर्टिकल कॉलम्स। क्या है, एक हॉरिजॉन्टल रो है और एक क्या है आपका वर्टिकल, यही है ना। अब जरा मुझे ध्यान से देख के बताओ, मेंडलीव के टाइम में कितने वर्टिकल कॉलम प्रेजेंट थे? देखो जरा, ग्रुप 1 फर्स्ट जो इसने रोमन से लिखा है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 और 8, ये तो इसने खाली छोड़ा था, बाद में भरा गया है। ग्रुप 0 जो है मेंडलीव खाली छोड़ गया था, उसने प्रिडिक्शन की थी, ये हम मैरिट में पढ़ेंगे कि उसने प्रिडिक्शन की थी कि बाद में कुछ एलिमेंट जो आएंगे जो इनर्ट होंगे, नोबल होंगी, जो रिएक्टिव नहीं होंगी, नॉन रिएक्टिव एलिमेंट होंगे, जिनको हम क्या बोलते हैं बेटा, नोबल गैसेस, ये बोलते हैं ना। तो उसने इनके लिए एक अलग से ग्रुप बना दिया कि मेरी टेबल डिस्टर्ब मत करना, उठा के कहाँ रख देना, इस 0 ग्रुप में। ठीक, बात समझ आई? बहुत दिमागदार इंसान था, बहुत अच्छी क्लासिफिकेशन दे गए। हमने भी तो सेम क्लासिफिकेशन रखी है, बस थोड़े से चेंजेस करके। कितने ग्रुप है अगर आपसे पूछा जाए? 8, याद रहेगा, मतलब टोटल 8 ग्रुप। कितने पीरियड हैं देखो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में, पीरियड बोले तो क्या, पीरियड किसको बोल रहे हैं हम, हॉरिजॉन्टल रोज को, एक ये हॉरिजॉन्टल, ये
4 5 6 और 7 पीरियड है, मतलब टोटल 7 पीरियड है मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में, मतलब हमारे पास 7 पीरियड है। चेक। अगर मैं बात करती हूँ वर्टिकल कॉलम्स की, कितने वर्टिकल कॉलम्स है, इनको बोला जाता है क्या, ग्रुप्स। एंड टोटल मेंडलीव ने कितने दिए, 8 ग्रुप दिए, प्लस एक 0 ग्रुप वो अलग से देके गया। चेक। एक 0 ग्रुप उसने हमें अलग दिया। क्या ये बात याद रहेगी? इतनी बात क्लियर सबको? क्लियर है? आगे सुनो, कहानी सुनो, इंटरेस्टिंग है। जो पहला ग्रुप है उसमें एलिमेंट है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, आगे रुबीडियम और हमारे काम का सीजियम। ये तो मेंडलीव ने रख दिए, बाद में तो हमने हटा दिए, हटा दिए ना हमने तो। इन सबको मेंडलीव ने बोला जो ग्रुप देखो फर्स्ट में प्रेजेंट है, ये लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम एंड सीजियम, इनको क्या बोलते हैं हमें पता है? इनको बोलते हैं क्या, अल्कली मेटल्स। ग्रुप 2 के एलिमेंट को क्या बोलेंगे, सेकंड वालों को? सेकंड के एलिमेंट को बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक, यहाँ पे चलो, ग्रुप 5th में जो एलिमेंट है देखो क्या क्या है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है। ये जो कंपाउंड, ये जो एलिमेंट होते हैं ना बेटा, ये पॉइजनस होते हैं। क्या होते हैं? पॉइजनस। अमोनिया पॉइजनस गैस होती है, NH3 नाइट्रोजन का कंपाउंड है ना, पॉइजनस है। इसीलिए इनको नाम दे दिया जाता है, मॉडर्न में भी नाम यही दिया जाता है, पिनिकोजेंस। क्या नाम दिया जाता है? पिनिकोजेंस, मतलब पॉइजनस सब्सटेंसेस। अगर मैं लिखाऊं यहाँ पे ग्रुप 5, इनको क्या बोलते हैं? पानिकोजेंस। PNICOGENS। ठीक। अब जो ये ग्रुप 16 में एलिमेंट है, कौन कौन से है? 16 मतलब यहाँ पे मेंडलीव के अकॉर्डिंग वो ग्रुप 6 है। इसमें जो एलिमेंट है ऑक्सीजन है, सल्फर है, और क्या है हमारे, देखो ऑक्सीजन, सल्फर, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। ये जो बोले जाते हैं चालकोजन बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं? चालकोजन। ये ग्रुप 6th के एलिमेंट को नाम दे दिया जाता है चालकोजन्स। चेक, याद रहेगी बात। एंड अगला तो तुम्हें पता है, क्या बोलते हैं इनको? हेलोजन बोलते हैं ना। ग्रुप 7 के एलिमेंट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको क्या बोलते हैं? हेलोजन। मतलब ग्रुप 7 के जो एलिमेंट है इनको बोला जाता है हेलोजेंस। क्लियर हुई बात? क्या इतनी बात समझ आई? ये टेबल दे दी उसने हमें, एक पीरियोडिक टेबल। इसके कुछ मेरिट्स भी होंगे, कुछ डिमेरिट भी होंगी। मेरिट पढ़े पहले। मतलब पहला मेरिट तो ये कि जितने 63 एलिमेंट मेंडलीव के वक्त पता थे, उसने हमें हर एक एलिमेंट का क्लासिफिकेशन दिया। मतलब उसने तो कोई एलिमेंट नहीं छोड़ा उसके वक्त के। तो ये एक बिगेस्ट मेरिट था कि जितने 63 एलिमेंट मेंडलीव के टाइम में नोन थे, उसने हमें हर एक एलिमेंट का क्लासिफिकेशन दिया। क्लियर? अब देखिए अगला मेरिट क्या है मेंडलीव का। देखो मेंडलीव ने क्या किया, ये प्रिडिक्टर भी था, कह सकते हैं प्रिडिक्शन भी करता था। क्या प्रिडिक्शन की? इसने कुछ वीकेंड स्पीसीज छोड़ दी। क्या छोड़ दिए? वीकेंड स्पीसीज। फॉर एग्जाम्पल देखिए,
इसने कहा जैसे बोरोन है, चेक, एल्यूमिनियम है, ये ले लीजिए, एल्यूमिनियम एंड गीलियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन, चेक। इसने क्या किया, एल्यूमिनियम के नीचे एक वीकेंड स्पेस छोड़ दिया एंड सिलिकॉन के नीचे अपनी टेबल में एक जगह छोड़ दी। इसने कहा कि ये एलिमेंट जब फ्यूचर में डिस्कवर होंगे तो ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टी दिखाएंगे जो ये डिस्कवर करके गया। इसने प्रेडिक्शन भी की उनकी प्रॉपर्टी की। इसने कहा जो यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा एल्यूमिनियम के बाद आएगा, तो इसने इसको नाम दिया क्या, एका एल्यूमिनियम। क्या नाम दिया, एका एल्यूमिनियम। एंड इसको क्या नाम दिया, एका सिलिकॉन। चेक, क्या ये बात समझ आई? अब इस एका एल्यूमिनियम की इसने कुछ प्रॉपर्टी जो थी प्रिडिक्ट की थी, जैसे एस्ट्रोलॉजर हमारा भविष्य प्रिडिक्ट करते हैं ना, कह सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजर की तरह भी काम किया इसने। इसने इस एलिमेंट की, गैलियम की, जो बाद में डिस्कवर हुआ, उसकी प्रॉपर्टी ये प्रिडिक्ट करके गया। कैसे प्रिडिक्शन की, वैलेंसी वाले काम से। इसने कहा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड कैसा होता है, Al2O3। अगर तुम एल्यूमिनियम के ऑक्साइड की बात करोगी तो कैसा ऑक्साइड होता है, Al2O3 टाइप का। Al2O3 तो होता है मतलब M2O3। और जो ये एलिमेंट है, ये एल्यूमिनियम के नीचे ही तो रखा है इसने सेम ग्रुप में, मतलब ये भी तो सेम टाइप का ऑक्साइड बनाएगा, ये भी तो सेम टाइप का हाइड्राइड बनाएगा जैसे एल्यूमिनियम बना रहा है। मतलब एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होता है Al2O3, यही होता है। एल्यूमिनियम का हाइड्राइड होता है AlH3, यही है। तो मतलब जो गीलियम या जो भी एलिमेंट आना था उस वक्त, तो उसने उसको बोल दिया ई, कि ई इज फॉर एलिमेंट, स्टैंडर्डाइज कर दिया इसने, ई इज फॉर एलिमेंट। तो उसने कहा अगर ये ऐसा है तो इसके नीचे जो एलिमेंट आएगा उसका ऑक्साइड कैसा होगा, E2O3 टाइप का। इसके नीचे जो हाइड्राइड आएगा उसका कैसा टाइप होगा, EH3 टाइप का। मतलब ये वो प्रेडिक्शन करके गया। क्लियर है? अब उसका मासेस भी उसने प्रेडिक्ट किया कि अप्रॉक्स 68 होगा एंड उसका जो डेंसिटी अप्रॉक्स 5.9 होगा। क्लियर? सिमिलरली जो सिलिकॉन के नीचे एलिमेंट आना था, जिसे उसने इका सिलिकॉन बोला, उसने उसकी भी प्रॉपर्टी प्रेडिक्ट की। कैसे प्रेडिक्ट की देखो, अगर मैं बात करूं सिलिकॉन की, सिलिकॉन के ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा बताओ, SiO2। क्योंकि सिलिकॉन की वैलेंसी होती है 4, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, तो जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा SiO2 टाइप का। इसका जो हाइड्राइड होगा बच्चे, वो फॉर्मूला होगा SiH4 टाइप का, वो होगा SiH4 टाइप का, है ना। तो इसने जो प्रेडिक्ट किया कि इनके नीचे, सिलिकॉन के नीचे जो एलिमेंट डिस्कवर होना है ना, वो उसने क्या बोला कि सपोज करो ई एलिमेंट आना है, उसका ऑक्साइड EO2 टाइप का होगा, उसका हाइड्राइड EH4 टाइप का होगा। क्या ये बात क्लियर है? मतलब ये प्रॉपर्टी उसने क्या की थी, प्रेडिक्ट की थी। ये तो वो प्रेडिक्शन की थी, पर जब बाद में ये एलिमेंट डिस्कवर हुई, एका एल्यूमिनियम बाद में क्या कहा गया, हीलियम। एंड जो ये एका सिलिकॉन था, ये जो बाद में डिस्कवर हुआ, वो भी जर्मेनियम। चेक, एका सिलिकॉन क्या डिस्कवर हुआ, जर्मेनियम, ये डिस्कवर हुआ ये। एंड एका एल्यूमिनियम डिस्कवर हुआ गैलियम। तो पाया गया जो इसने E2O3 बताया था कि हाँ, गीलियम का जो कंपाउंड है वो Ga2O3 टाइप का होता है एंड इसका जो हाइड्राइड होता है वो GaH3 टाइप का है।
जो उसने प्रिडिक्ट किया वही मिला। उसने मास प्रिडिक्ट किया था 68, मिला 70, थोड़ा बहुत वेरिएशन था बिल्कुल। उसने प्रिडिक्शन किया डेंसिटी को 5.9, मिली 5.94, ऑलमोस्ट सिमिलर। क्लियर। अगर बात करें इस जर्मेनियम की, उसने प्रिडिक्ट किया था कि इसका ऑक्साइड होगा EO2 टाइप का। एंड जब जर्मेनियम का ऑक्साइड डिस्कवर हुआ, जब जर्मेनियम डिस्कवर हुआ, तो उसने उसने जो बनाए, किस टाइप के कंपाउंड बनाए, GeO2 टाइप के। चेक। जर्मेनियम इज फॉर जी ना, Ga फॉर गैलियम। एंड उसने जो हाइड्राइड बनाए वो GeH4 टाइप के बनाए, GeH4 टाइप के बनाए। ठीक है, क्या ये बात समझ आई? हल लग रही है? क्या इतनी बात क्लियर है कि इसकी बहुत बड़ी मेरिट थी कि ये प्रिडिक्शन करके गया, वही सेम बात जब डिस्कवर हुई तो सेम निकली। क्लियर है इतनी बात? अब ये तो थी इसकी मेरिट, ये तो कुछ इसके अच्छे काम, बट हर किसी की कुछ ना कुछ तो डिमेरिट होती है। मतलब अगर इतनी मेरिट थी तो देयर कुड बी समवन समथिंग की जो उसके डिमेरिट में भी तो काउंट होगा। अब क्या थी डिमेरिट, सोचना कि मेंडलीव की डिमेरिट क्या होगी। पहली बात हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट, एटॉमिक नंबर कितना है हाइड्रोजन का, 1 है ना। अगर हम देखें, जरा ध्यान से देखना, यहाँ इस हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, मतलब वैलेंसी है 1, है ना। मतलब अगर ये H+ भी बना सकता ये भी बना सकता है, हाइड्राइड भी बन सकता है इसका, है ना। H+ मतलब अल्कली मेटल जैसा बिहेवियर, एक इलेक्ट्रॉन देने वाला बिहेवियर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एक्ट करे, अल्कली मेटल जैसा बन जाए, मतलब ग्रुप फर्स्ट में रह जाए। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले तो ये ग्रुप 7th जैसा बन जाए, हेलोजन जैसा बन जाए, ऐसा ही तो होगा। तो अगर तुमने पीछे मेंडलीव की टेबल देखी, उसने हेलोजन को रखा था 7th में ले जाके, कहाँ रखा, 7th, फर्स्ट जैसा भी तो है। ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं कि फर्स्ट के जैसा नहीं है, फर्स्ट और 7th दोनों जैसा है। तो उसकी जो पोजीशन थी वो क्या थी, एम्बिग्यूअस थी। क्या थी, एम्बिग्यूअस थी, बिकॉज रिजेंबल कर रहा था अल्कली एंड अल्कली मेटल्स एंड हेलोजन्स के साथ। क्या इतनी बात क्लियर? अगली देखो, पोजीशन ऑफ आइसोटोप। आइसोटोप हमें पता है क्या होते हैं, क्या होते हैं, atom of same element having the same atomic number but a different mass number। मतलब मैं कहूं फॉर एग्जाम्पल कि हाइड्रोजन है, इसका 1H1, 1H2, 1H3, this is protium and this is deuterium and this one is tritium, right। ये तीन आइसोटोप किसके हैं, हाइड्रोजन। ये तीनों हाइड्रोजन के ही तो है आइसोटोप हमारे। अब देखो, हम किसी भी एलिमेंट का रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक्स एलिमेंट है, ये इसका एटॉमिक नंबर है एंड ये इसका एटॉमिक मास है। ये बात सबको पता है कि जो ये Z होता है ये क्या होता है, एलिमेंट का एटॉमिक नंबर एंड ये इज एटॉमिक। क्लियर। मतलब यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो हाइड्रोजन के तीन आइसोटॉप जिनमें उनका एटॉमिक नंबर सेम है पर उनका मास नंबर अलग है। पर ध्यान से सोचना कि जो मेंडलीव की टेबल थी, क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे था, एटॉमिक मास के बेसिस पे था। ऐसा ही तो था कि उसने एलिमेंट को अरेंज किया था इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ
देयर एटॉमिक मासेस। ऐसे ही तो अरेंज किया था एलिमेंट को, कोई दिक्कत? अगर मेंडलीव ने एलिमेंट को मासेस के बेसिस पे अरेंज किया है, इसका मीनिंग क्या? हाइड्रोजन के तीनों आइसोटोप को अलग अलग जगह नहीं मिलनी चाहिए, है ना? मासेस तो अलग अलग है ना इनके। अगर इनके मासेस अलग अलग हैं, मतलब इनकी जो जगह है पीरियोडिक टेबल में वो तो अलग अलग होगी। पर मेंडलीव ने क्या ऐसा किया? हाँ, मेंडलीव ने तो ऐसा नहीं किया। उसने तो हाइड्रोजन रखी, उसने सिर्फ हाइड्रोजन कंसिडर की, उसने आइसोटोप थोड़ी कंसिडर किए। हमने पढ़ा कि अगर मैं बात करूं क्लोरीन की, क्लोरीन के दो आइसोटोप होते हैं, 1735 एंड 1737, यही होते हैं ना? एक का एटॉमिक मास 35, एक का एटॉमिक मास 37। तो हमारे अकॉर्डिंग तो दो अलग अलग मासेस के एलिमेंट है, तो 35 वाले को अलग जगह मिलनी चाहिए, 37 वाले को अलग जगह मिलनी चाहिए मेंडलीव के अकॉर्डिंग। पर क्या मेंडलीव ने दी? नहीं, मेंडलीव नहीं दे पाया। उसने तो एक ही जगह क्लोरीन रखा। तो मतलब आइसोटॉप का जो एक्सप्लेनेशन है वो मेंडलीव नहीं दे पाया कि आइसोटॉप को अलग अलग जगह बेसिकली तो मिलनी चाहिए ना, कायदे से तो उनको अलग अलग जगह मिलनी चाहिए। पर क्या मेंडलीव दे पाया? क्लियर हो गई इतनी बात कि आइसोटोप का क्लासिफिकेशन, दे शुड हैव अ सेपरेट पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल, वो मेंडलीव नहीं। क्लियर है इतनी बात? इतनी बात क्लियर? अब देखिए, बहुत सीरियस क्लास नहीं हो गई? अगला देखो, एनोमलस पेयर ऑफ एलिमेंट। इसका मीनिंग क्या? कुछ ऐसा जो सही ना बैठ रहा हो, एनोमलस हो। हुआ क्या, ध्यान से देखिए, जब मेंडलीव ने टेबल बनाई तो उसने एलिमेंट कैसे अरेंज किए थे? एटॉमिक मासेस के बेसिस पे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के बेसिस पे अरेंज किए थे। पर वो ये भूल गया, जब उसने कोबाल्ट और निकिल को अरेंज किया तो कोबाल्ट और निकिल ऐसे अरेंज किया उसने, कोबाल्ट पहले निकिल बाद में। अब देखा क्या गया कि जो कोबाल्ट है उसका एटॉमिक मास होता है 58.9, एंड जो ये निकिल है इसका एटॉमिक मास होता है 58.7। ठीक, तो ज्यादा है, ये तो बाद में आना चाहिए, है ना? यही तो बोला मेंडलीव ने, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। पर उसने क्या किया, कोबाल्ट पहले रख दिया, निकिल बाद में। अपने ही ट्रेंड को वायलेट कर रहा है ना ये, उसके अकॉर्डिंग तो निकिल शुड बी पहले एंड कोबाल्ट शुड बी बाद में, ऐसा ही तो है। पर उसने कैसा रखा, कोबाल्ट पहले निकिल बाद में। क्यों रखा? फॉर्मूला के बेसिस पे, प्रॉपर्टी के बेसिस पे, वहां मैच कर रही थी प्रॉपर्टी, इसलिए कहा चल जाएगा ये, क्योंकि प्रॉपर्टी सिमिलर है। सिमिलरली आर्गन और पोटेशियम, आर्गन का मास कितना होता है 39.9, पोटेशियम कितना होता है 39.1। आर्गन पहले रखी, पोटेशियम बाद में, ये भी तो गलत है उसके ट्रेंड के अकॉर्डिंग। टेल्यूरियम एंड आयोडीन, ये भी गलत है। टेल्यूरियम इज 127.6, आयोडीन इज 126.9, अप्रॉक्स 127 लेते हैं ना, आयोडीन इज 126.9। तो कायदे से तो आयोडीन पहले आना चाहिए टेल्यूरियम के बाद में, मतलब आयोडीन पहले टेल्यूरियम बाद में, क्योंकि आयोडीन का मास 126.9 है एंड टेल्यूरियम का मास 127.6 है। तो आयोडीन पहले आएगा, टेल्यूरियम बाद में आएगा। यही तो बनता है, पहले जिसका मास छोटा फिर जिसका मास बड़ा। पर प्रॉपर्टी को देखते हुए जो हमारे मेंडलीव थे, उन्होंने क्या किया,
टेल्यूरियम जो है पहले रख दिया, आयोडीन बाद में रख दिया। देखो जरा इसकी पीरियोडिक टेबल पे वापस चलते हैं, दिखाती हूँ तुम्हें। देखो यही है ना पीरियोडिक टेबल, ढूंढो यहाँ पे किस किस को ढूंढना है हमें, आर्गन और पोटाशियम को। देखो यहाँ, ये रही आर्गन, ये रहा पोटाशियम। आर्गन ऊपर है पीरियड नंबर 3 में, पहले रखी है। पोटाशियम यहाँ बाद में रखा है। रीजन ये फॉर्मूला, प्रॉपर्टी कि पोटाशियम की प्रॉपर्टी लिथियम सोडियम से मिल रही थी, आर्गन की प्रॉपर्टी नियोन से मिलती है, जो बाद में डिस्कवर हुए नोबल नोबल गैसेस है। तो ये तो गलत ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि इसका मास कितना 39.9 एंड इसका कितना 39.1। चेक। एक हमने क्या लिखा, कोबाल्ट और निकल, यही लिखा। अब कोबाल्ट और निकल ढूंढिए इस टेबल में कहाँ है। देखिए जरा इनको, कोबाल्ट और निकल। कोबाल्ट का मास कितना है 58.9, निकल का कितना है 58.6। तो कायदे से तो निकल पहले कोबाल्ट बाद में, ऐसा ही तो हो ना। पर इसने रखा कि निकल की प्रॉपर्टी प्लैटिनम प्लैटिनम से मैच कर रही होती है, तो ये तो नहीं रख सकता। आगे रख देगा तो प्रॉपर्टी गलत हो जाएंगी इसकी। अगर ये पहले रख देगा निकल को तो प्रॉपर्टी गलत हो जाएंगी, इसने कहा छोड़ दो ऐसे। ये इसकी डिमेरिट थी कि इसके ट्रेंड के अकॉर्डिंग नहीं था ये चीज। एक हमने कहा टेल्यूरियम और आयोडीन, जरा यहां देखना, टेल्यूरियम और आयोडीन को देखना। टेल्यूरियम 127.6, आयोडीन 126.9। आयोडीन ये 126.9 पहले आना चाहिए टेल्यूरियम से, पर आयोडीन की प्रॉपर्टी क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन से मैच कर रही थी। यही तो इसका ऑक्साइड हाइड्राइड का फॉर्मूला था, तो ये पहले नहीं रख पाया। ये एक्सेप्शंस थी इसकी, मतलब ये गलतियां थी इसकी, डिमेरिट थी इसकी। पर सॉरी, अगर इन डिमेरिट को जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई तो तुम ध्यान से सोचना, क्या सही नहीं हो गई ये अरेंजमेंट तो सही थी इसकी। बेशक इसने प्रॉपर्टी की बेसिस पे रख दी, मासेस को वायलेट कर दिया। टेल्यूरियम का एटॉमिक नंबर 52, आयोडीन का 53, मास नंबर की बेसिस पे तो सही किया इसने, राइट। आर्गन विद 18, पोटेशियम विद 19, उसकी बेसिस पे तो सही किया इसने रख के। कोबाल्ट विद 27, निकल विद 28, ऐसे भी इसने सही किया। मतलब जो डिमेरिट थी ना ये बाद में जब हमने अपनी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बनाई वहां पे ही सही दिखी इसकी, कि करके उसने जो किया सो करा, बट वो सही किया उसने। क्या बात समझ आई? इतनी बात समझ है कि डिमेरिट कैसे थी मेंडलीव के अकॉर्डिंग तो ये, बट बाद में ये मेरिट थी मॉडर्न में। तो इससे किसने एक्सप्लेन किया इस अरेंजमेंट, मॉडर्न ने एक्सप्लेन कर दिया। क्या इतनी बात क्लियर है? ये क्या थी आपकी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल। आई होप दिस इज क्लियर। अगर ये क्लियर है तो ये क्वेश्चन कर दो, मेंडलीव का ही क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन कहता है मेंडलीव लेफ्ट द गैप अंडर एल्यूमिनियम एंड अ गैप अंडर सिलिकॉन, एक सिलिकॉन और एक एल्यूमिनियम, यही तो बोला था। एल्यूमिनियम के नीचे वाला एलिमेंट एक एल्यूमिनियम, सिलिकॉन के नीचे जो आएगा एक सिलिकॉन। तो एक एल्यूमिनियम एंड एक, चेक, थ्योरी है सारी। अब देखो ये खत्म होती है मेंडलीव की कहानी। कौन कौन से साइंटिस्ट पढ़ लिए? शुरुआत कहाँ से हुई? डॉबर्नियर से। स्टार्टिंग में आए डॉबर्नियर जी, जिन्होंने दिया डॉबर्नियर का ट्रायड। देन आए न्यूलैंड, उन्होंने दिया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। देन आए लॉथरमियर,
उन्होंने दिया एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक मास का एक कर्व, जिसे बोला गया लॉथरमियर कर्व। देन उसी कर्व को एक टेबल की फॉर्म में किसने एक्सप्लेन किया? मेंडलीव ने, डिमिट्री मेंडलीव ने एक्सप्लेन किया। अब कुछ फ्लॉज लगे उनके टेबल में भी। फिर एक एक्सपेरिमेंट किया गया। किसने किया? मॉजले ने किया। अब मोजले ने क्या किया, सुनिए मेरी बात। मोजले ने क्या किया, एक एलिमेंट लिया, उस पर इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट कराई। क्या किया कि लेट्स सपोज ये एक एलिमेंट है, इस पे हाई स्पीड में इलेक्ट्रॉन्स बम्बार्ड कराई। जब इसने हाई स्पीड में उस एलिमेंट पे इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट की, तो उसने देखा जब इलेक्ट्रॉन टकरा रहे हैं उस एलिमेंट पे तो कोई एक्सरे निकल रही है। क्या निकल रही है? एक्सरे प्रोड्यूस हो रही है। एक्सरे कैसे प्रोड्यूस की? कि ऑन बम्बार्डमेंट ऑफ हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन on the element, then he observed that X-ray are produced। मैं लिखवाऊंगी भलाई, लिखवा दूं। On bombarding, लिखो, on bombarding the high speed electron, on bombarding the high speed electron on the different metal surface, on the different metal surface, he obtained X-rays, he obtained X-rays। क्या इतनी बात समझ आई? कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं ये मेटल का सरफेस है, ये मेटल का सरफेस है, इस मेटल के सरफेस पे मैं हाई स्पीड में किसकी बम्बार्डमेंट करा रही हूँ? इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट करा रही हूँ। तो इससे क्या निकल रही है फर्दर? एक्स रे निकल रही है। क्या निकल रही है? एक्स रे निकल रही है। क्या इतनी बात क्लियर हुई? ये क्या है? हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन है। चेक। अब उसने क्या ऑब्जर्व किया? जो ये एक्सरे निकली, ये रेज है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। अब इनकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होगी, अपना एक वेवलेंथ होगा, और जो इसने मेटल लिया उसका एक एटॉमिक मास होगा। एलिमेंट है ना वो, एक एलिमेंट का एटॉमिक मास होता है, हर एक एलिमेंट का अपना एक एटॉमिक नंबर होता है, राइट? तो उसने ऑब्जर्व किया जो वेवलेंथ है एंड फ्रीक्वेंसी है, स्पेशली फ्रीक्वेंसी जो निकल रही है एक्सरे, इनकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको इसने प्लॉट किया विद रिस्पेक्ट टू एटॉमिक मासेस एंड एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। मतलब डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स ली, उन पे बम्बार्डमेंट कराई इलेक्ट्रॉन्स की, उनसे निकलने वाली जो एक्सरे है उनकी फ्रीक्वेंसी नोट की, तो एक ग्राफ बन सकता है। क्लियर? अब जब उसने फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक मास का ग्राफ प्लॉट किया, तो उसने देखा कि जो ये ग्राफ है ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं आ रहा, कुछ डेविएशन है ना। देखो यहाँ पे भी कुछ डेविएशन है, यहाँ पे भी कुछ डेविएशन है, मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं है ग्राफ। क्लियर हुई बात? पर जब उसने इस फ्रीक्वेंसी को इस एटॉमिक नंबर के विद रिस्पेक्ट प्लॉट किया, देन उसने देखा कि एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है। क्या आ रहा है? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रहा है वो ग्राफ। इसका मीनिंग का इसने क्या निकाला कि जो अब तक तुम क्लासिफिकेशन कर रही थी एटॉमिक मास को फंडामेंटल प्रॉपर्टी मान के, तो उसने कहा कि अब एटॉमिक मास फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं है एलिमेंट की, बल्कि क्या है उसका? एटॉमिक नंबर है। क्या बात समझ आई? ये एटॉमिक नंबर का बात आया कहाँ से कि एलिमेंट को एटॉमिक नंबर की बेसिस पे अरेंज कर दो? कहाँ से आई थी ये बात?
ये मॉजले ने बताई थी कि जब इसने एटॉमिक नंबर वर्सेस फ्रीक्वेंसी का कर्व ड्रॉ किया तो उसने देखा कि एक स्ट्रेट लाइन कर्व बन रहा है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा है, जिससे इसने बोला कि नाउ atomic number is the fundamental property of element, not their atomic mass. क्या बात समझ आई? ये लाइन लिख लो कि उतार लिया इतना? Is it done? लिखो Moseley observed that atomic number Moseley observed that atomic number is the fundamental property of element. Moseley observed that atomic number is the fundamental property of element. Atomic number is the fundamental property of element, not their atomic masses. क्या बात समझ आई इतनी? ये एटॉमिक नंबर कहाँ से आया? ये किसके एक्सपेरिमेंट से निकला था? मॉजले के एक्सपेरिमेंट से निकला था कि एटॉमिक नंबर प्रॉपर्टी होती है एटॉमिक मास। क्लियर हो गई बात? अब इसी के बेसिस पे हमें जो दी गई वो क्या दी गई? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्या दी गई? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसी को बोला जाता है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। क्या बोलते हैं? कौन नाम बोला जाता है इसका? लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक, अब देखो ध्यान से, इसका एक पीरियोडिक लॉ है। पीरियोडिक लॉ तो समझ गए हम, जैसे मेंडलीव ने दिया था। मेंडलीव ने क्या किया था? उसने एलिमेंट को अरेंज किया था मासेस के बेस पे। पर यहाँ पर इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एलिमेंट अरेंज्ड है ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। बात समझ आई? कि अगर हम जब पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो देखो जरा, ऐसी तो होती है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ऐसे ही होती है ना। यहाँ पर क्या होता है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ऐसी तो टेबल चलती है पूरी। अब जब उसने एलिमेंट को अरेंज किया, यहाँ पर क्या आता है? बेरिलियम के बाद बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, एंड यहाँ पर क्या आता है? एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ऐसा ही है कुछ टेबल हमारी। उसने कहा when element are arranged in the increasing order of their atomic number, ऐसे ही तो है। हाइड्रोजन, देन यहाँ पर जाओगी, क्या आ जाएगी? हीलियम, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, हाइड्रोजन इज 1, हीलियम इज 2, लिथियम इज 3, बेरिलियम इज 4, बोरोन इज 5, कार्बन इज 6, ऐसे तो है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। देन उसने कहा एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टी। देखो लिथियम की प्रॉपर्टी सोडियम की प्रॉपर्टी लिथियम जैसी है, क्योंकि हाइड्रोजन की तो आज तक बात ही नहीं हो रही अभी भी। पोटेशियम की प्रॉपर्टी सोडियम जैसी है कि एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टी आर रिपीटेड आफ्टर अ सर्टेन रेगुलर इंटरवल। पीरियोडिक वही तो होता है कि अगर मैं घड़ी आपकी वॉच की बात करती हूँ तो वॉच में कैसा होता है? अगर मिनट की बात करते हैं, पहले वो 60 मिनट होते हैं पूरे, फिर से शुरू हो जाती है 60 का एक सर्कल, फिर 60, फिर 60, फिक्स्ड है ना कि 60 के बाद वो अपनी रिपीटिशन करेगी, पीरियोडिक रिपीटिशन है ना। उसी तरह जब एलिमेंट अरेंज किए गए थे इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, तो देखा गया
जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टी है वो एक रेगुलर इंटरवल के बाद अपने आप को क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। इसी को क्या बोल दिया गया, मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ। क्लियर हुई बात? दैट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मेंडलीव में क्या था, ये एटॉमिक मासेस। क्लियर हो गई बात? तो ये पीरियोडिक लॉ किसका है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है। इज दिस क्लियर? अब बात करनी है किसकी, हमें अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। यही है ना, यही तो है हमारी पीरियोडिक टेबल। इसको क्या बोलते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब अगर इस टेबल को ध्यान से देखो, इस टेबल में क्या क्या प्रेजेंट है, क्या क्या देख पा रहे हो? टॉप टू बॉटम आओगे, टॉप टू बॉटम आओगे, वर्टिकल कॉलम्स है। कितने वर्टिकल कॉलम्स है बेटा? 18। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 ही तो है, मतलब टोटल 18 वर्टिकल कॉलम्स आर प्रेजेंट। इन्हीं को क्या बोल दिया गया है, ग्रुप्स। एंड हमारे पास कितनी रोज है हॉरिजॉन्टल, देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 रोज है। तो मतलब हमारे पास 7 हॉरिजॉन्टल रोज प्रेजेंट है, जिनको क्या बोलते हो, पीरियड्स। क्या इतनी बात क्लियर है? ना ना ना, देखो ये लेंथेनॉइड, ये एक्टिनॉइड। यहाँ देखो 57, ये 57। टेबल खराब ना हो ना, इसलिए अलग निकाल दिए। 57, 58, 58 से 71। यहाँ क्या शुरू हो गया कि ये इस थर्ड ग्रुप में ही पाए जाते हैं सारे। समझ गए? यहाँ क्या है, 89 सीरी एक्टिनियम है क्योंकि एक्टिनॉइड्स है। फिर नीचे क्या, थोरियम, एटॉमिक नंबर 90, 90। देन यहाँ पे क्या, लेवेंशियम 103। अब देखो अगला क्या है, यहाँ 104, मतलब ये इसी यहीं पे प्रेजेंट है। चेक, टेबल खराब ना हो, अलग रख दिए लाके। अगर तुमसे कोई पूछे कि जो ये सारे एलिमेंट है जो मैं अभी बताऊंगी तुम्हें एफ ब्लॉक के, ये इस टेबल की कौन से ग्रुप में है, तो क्या बताओगे? सारे के सारे एलिमेंट इस ग्रुप थर्ड में है। समझ गए बात? कोई अलग नहीं है ये टेबल से। चेक, क्या इतनी बात की क्लैरिटी आई? क्लियर है क्वेश्चन? चलिए, तो हमने पढ़ा कि हमारे पास 18 ग्रुप्स होते हैं, 7 पीरियड होते हैं। चेक, अब देखो जरा ध्यान से, जो ये हमारा ग्रुप 1 है, इसको क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल्स। तो यहाँ लिख लूं, ग्रुप 1 इसको बोलते हैं अल्कली मेटल्स। चेक, ग्रुप 2 क्या बोला जाता है, दिस इज ग्रुप 2, इसको बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इस ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 को हमें क्या बोल दिया गया है, मैं पढ़ाऊंगी आपको अभी। एस ब्लॉक के एलिमेंट, इनको बोला जाता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। किन किन को, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, ग्रुप 1 एंड 2। चेक, यहाँ पे जो मेरे पास ये ग्रुप है, ग्रुप 13 से लेके 18, ग्रुप 13 से लेके 18
जिसमें ये ग्रुप 13 है, इसको नाम दिया जाता है बोरोन फैमिली। क्या नाम दे दिया जाता है? बोरोन फैमिली। ग्रुप नंबर 13 को। ग्रुप नंबर 14 को क्या नाम देते हैं हम? कार्बन की फैमिली, मतलब कार्बन फैमिली। चेक। ग्रुप 15 को क्या नाम देते हैं? पहले एलिमेंट से लेते हैं, नाइट्रोजन है ना, तो क्या देंगे? नाइट्रोजन फैमिली, या एक और नाम बताया था अभी मैंने, पेनिकोजेंस। इन ग्रुप 15 को नाम दे दिया जाता है नाइट्रोजन फैमिली। ग्रुप 16 आइदर आपको लिखा मिलेगा ऑक्सीजन फैमिली या चाल्कोजेंस। दीज आर ऑक्सीजन फैमिली and 17th is our halogens and this is our inert or noble gases. चेक। क्या ये बात याद रहेगी? आगे ग्रुप 3 से लेके एंड ग्रुप 12 तक, यहाँ ग्रुप 3 से लेके ये ग्रुप हमारा क्या है? 12। इनको बोला जाता है हम डी ब्लॉक या ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक या ट्रांजिशन एलिमेंट। क्लियर? अरे इसलिए नहीं रखा, देखो कुछ सिमिलैरिटी जब मेंडलीव देखे गया पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल दी थी, बस जो ये पीरियोडिक टेबल है ये एक्सटेंडेड फॉर्म है। ठीक है, मेंडलीव ने जैसे एलिमेंट रखे कुछ वैसे ही है, बस उसका एक्सटेंडेड फॉर्म है एटॉमिक नंबर की बेसिस पे। साइंटिस्ट ने इतनी मेहनत थोड़ी की, समझे? और एक और रीजन था फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल, जो मैं आपको बताऊंगी, जो आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा होगा, कि जब किसी भी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो वो कैसे लिखा जाता है? ऑर्बिटल्स को भर के। तो ये सारे एलिमेंट जो आ रहे थे ये नॉन मेटल्स है, कुछ नॉन मेटल्स, कुछ मेटल और कुछ मेटल्स, मोस्टली नॉन मेटल है। ये जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, और ये टेबल में उन्होंने उस वक्त कैसे रख दिए? लेफ्ट साइड। और ये अगर मैं कहूँ ये मेरा राइट है, ये मेरा लेफ्ट है, तो ये राइट साइड रखे और वो किसे? लेफ्ट साइड। तो अरेंजमेंट जैसा उन्होंने दिया हम तो वही पढ़ रहे हैं, राइट? ये अरेंजमेंट वो दे चुके हैं कि ट्रांजिशन जो बीच में लाई कर रहे हैं, एस और पी के, उनको बोल दिया गया ये डी ब्लॉक या ट्रांजिशन। क्लियर? ये बात क्या इतनी बात क्लियर है कि इसको क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजेंस एंड नोबल गैसेस। क्लियर? एंड जो ये नीचे दो दे रखी हैं ये बोले जाते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। कंबाइन तो एफ ब्लॉक बोलते हैं, इंडिविजुअली बोला जाता है इन्हें लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। क्या बोला जाता है? लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। क्यों बोला जाता है? देखो ये शुरू होते हैं लेंथेनम से, एल बोले तो लेंथेनम 57 होता है। अगला एलिमेंट सीरियम, मतलब ये लेंथेनम से शुरू होते हैं, लेंथेनम के बाद आ रहे हैं, इसलिए नाम क्या दे दिया गया इनको? लेंथेनम। ये एलिमेंट इसके बाद आ रहे हैं, देखो 89 है ना, दिस इज 90 विद थोरियम, 89 विद एक्टिनियम, एक्टिनियम विद एटॉमिक नंबर 89। अगला एलिमेंट है ना एक्टिनॉइड में, थोरियम, तो ये किसके बाद आ रहे हैं? इस एक्टिनियम के बाद आ रहे हैं, इसीलिए इनको नाम क्या दे दिया गया? एक्टिव। मतलब जिसके बाद आ रहे हैं
उसका वर्ड पकड़ के इनको नेमिंग दे दी गई आईयूपीएसी में। चेक। मतलब इनकी नेमिंग क्या, लैंथेनम के बाद आ रहे थे तो लैंथेनॉइड्स, इनको एक्टिनियम के बाद आ रहे तो क्लियर हुई इतनी बात। So this is your modern periodic table, or I can say long form of periodic table. और इसके बारे में हर एक बात अब हम डिटेल में पढ़ें। चेक करें शुरू। देखो, पहली बात जो हमें पढ़नी है कि हर एक एलिमेंट, जैसे हमने नाम दिया कार्बन, बोरोन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, चेक। हर, अगर मैं बोलूं आप इंडिया में हो और आप यूएस चले जाओ फॉर योर पीएचडी, फॉर योर थीसिस, आप वहां जाके भी फ्लोरीन को फ्लोरीन ही तो बोलोगे। ऐसा थोड़ी है फ्लोरीन का कुछ और नाम होगा वहां पे। इज इट पॉसिबल? अगर मैं कहूँ आप सोडियम है आपके पास, तो आप सोडियम को इंडिया में भी सोडियम बोलोगे। और anywhere in the country, if you go for Greece, if you go for like Germany for your thesis or masters for higher studies, तो वहां पर भी सोडियम को सोडियम ही बोला जाता होगा। एनीवेयर इन द वर्ल्ड आई कैन से, है ना। मतलब जो भी तुम पढ़ रहे हो, जो भी एलिमेंट का नॉमेनक्लेचर है, एक स्टैंडर्डाइज्ड है, जो इंडिया में वही दूसरी कंट्री में। तो हुआ क्या, जो एलिमेंट अप टू 100 थी वो तो ठीक है। अब जैसे ही जो नए एलिमेंट डिस्कवर हुए आफ्टर एटॉमिक नंबर 100, 100 के बाद 101, 102, 103, तो हुआ क्या, जैसे 103 एलिमेंट है, इसको अगर एक सोवियत ने डिस्कवर किया, उन्होंने अलग नाम दे दिया। रशियन ने कहा इसका ये नाम नहीं, ये होना चाहिए अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग, तो कन्फ्लिक्ट हो गई कि ये है या ये है। तो आईयूपीएसी ने कहा कि हम एक रूल बना देते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन कर देते हैं कि आप उस एलिमेंट को इन नामों से पढ़ोगे। अब रूल के लिए नॉमेनक्लेचर होता है, जैसे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में होता है कार्बन का, कार्बन के हर एक कंपाउंड का एक कॉमन नेम तो होता है। उस कॉमन नेम के अलावा उसका एक आईयूपीएसी नेम है। आईयूपीएसी नेम हर जगह एक्सेप्टेड है, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, आईयूपीएसी नेम तो एक्सेप्टेड है ना। उसी तरह अगर मैं कहूँ कि एलिमेंट आफ्टर एटॉमिक नंबर 100, तो उनका जो नॉमेनक्लेचर है हर जगह एक्सेप्टेड होगा, जो नॉमेनक्लेचर गिवन है आईयूपीएसी के द्वारा। अब ये नॉमेनक्लेचर क्या कहता है वो ध्यान से सुनना। कहता है, देखो, अगर मैं कहूँ एलिमेंट हैज एन एटॉमिक नंबर ऑफ 101, चेक। अब 1 के लिए कहता है अगर डिजिट 0 है तो उसके लिए आप नेम लिखोगे क्या, नेल। 1 है तो क्या लिखोगे, अन। 2 है तो बाय, 3 है तो ट्राई, 4 है तो क्वेड, 5 है तो पेन, 6 फॉर हेक्स, 7 सेप, ई ओ, 9 फॉर इन। और इनका फर्स्ट वर्ड, जो इनका फर्स्ट वर्ड है, जब आप इनका सिंबल लिखेंगे तो इनका फर्स्ट वर्ड पकड़ लो। नील के लिए एन, अन के लिए यू, बाई बी, राई टी, क्वाड क्यू, पेंट पी, हेक्स एच, सेप्ट एस, ऑक्ट ओ, इन फॉर, चेक। अब देखो, कहता है इसके साथ आप एक ईएम जोड़ देना लास्ट में। मतलब 101 कैसे लिखोगे, 1 फॉर अन, 1 तो अन है ना, यूएन, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, अन। 0 के लिए क्या लिखेंगे, निल, अन निल। फिर से 1 आ गया, अन, अन निल अन, और लास्ट में क्या जोड़ देना है, ईएम। तो क्या बन गया, इसका टोटल नाम क्या आ गया, अन
निल, अनियम, ये इसका nomenclature। बात समझ आई? क्या इतनी बात समझ आई? अगर तुमसे बोलूं, मैं अगर तुमसे बोलूं कि 102, 103, 104 सबके लिखो, देखो अगर मैं तुमसे कहूं प्रैक्टिस कीजिए कि 105 का लिखो, बता 105 का लिखना, तो क्या आएगा? 105 बोले तो अन, 0 फॉर नेल, 5 बोले तो पेन। 105 कैसे लिखा जाएगा देखो ना, 105 अन, नेल, पेन, और क्या जोड़ना है? ईयम, अन, निल, पेंटियम। चेक। अब इसका सिंबल लिखना है, अन फॉर यू, निल फॉर एन, पेंट फॉर पी, यू एन। उनकी तो नॉमेनक्लेचर है ना, हमारे पास नाम है ना प्रॉपर। इनकी दिक्कत आई थी क्योंकि कंट्रीज क्या कर रही थी, जब डिस्कवरी शुरू हो रही है अभी, तो इसके लिए एक नॉमेनक्लेचर स्पेसिफिक कर दिया गया है। हमें ये नाम नहीं याद हो रहे ना, ये नाम कंट्रीज के अकॉर्डिंग है, कोई साइंटिस्ट के नाम के अकॉर्डिंग है, जैसे रदरफोर्डियम, लेवेंशियम, ठीक है, सीबोर्जियम। तो इनके ये नाम ना याद रखे, हम ये याद रख लेते हैं। क्लियर हुई बात? अगर तुमसे बोलूं 109 का बताओ, क्या बता पाओगे? 109 का ट्राई करना। 109 अन, निल, एनियम, 9 फॉर एन। देखो 109 इज अन, निल, एनियम। 1 के लिए क्या होता है? अन। 0 के लिए क्या होता है? निल। 9 के लिए क्या होता है? इन। यही तो होगा, अन, निल, एनियम। क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर है? क्या ये सारे ट्राई कर लेंगे? अब तुम मुझे बताओ, अगर 118 का लिखना हो तो क्या लिखेंगे? अन, अन ऑक्टियम, अन, अन ऑक्टियम। क्लियर है? हंसने वाली बात क्या है, नॉमेनक्लेचर है, हमें याद होना चाहिए। अच्छा तुम ही बताओ, 111 का, 111, अन, अन, अनियम। चेक। अगर मैं बात करूं 114 की, तो अन, अन क्वेडियम, 4 का क्वेड था ना, अन, अन क्वेडियम। 113 की बात करोगे, अन, अन ट्रियम, TRIUM। 112 अन, अन बाइयम। 111 अननियम। 110 अन, अन निलियम। अब ध्यान से देखो, ये सारे नॉमेनक्लेचर उसने दिए और ये उनके क्या है? सिंबल है। क्या याद रहेंगे? तो ये क्लासिफिकेशन के नॉमेनक्लेचर उसने दे दिए। अगर तुमसे पूछा जाए कोई भी क्वेश्चन, कि लेट सपोज आपसे क्वेश्चन करता है 120, अभी तो आया ही नहीं है एलिमेंट, 118 ही तो आए हैं हमारे पास। अगर आपसे पूछा जाए 115 का, तो बता देंगे विद सिंबल, विद आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। ये क्यों आया? क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज आपस में क्या कर रहे थे? फाइट कर रहे थे कि हम ये नाम दें, हम ये नाम देंगे। तो अगर किसी कंट्री में कोई नाम दूसरा है, किसी कंट्री में कोई दूसरा नाम है, तो क्या वो एक्सेप्टेड होगा? फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा एग्जाम्पल ले लेते हैं। तुम्हारा अपने घर का कोई नाम होता है, आपकी मॉम की वहां कोई और नाम होता है, आपकी फादर की फैमिली में कोई और नाम होता है, पेट नेम होते हैं ना। तो अगर मुझे कोई बोले किसी का पेट नेम आके, मुझे तो नहीं पता होगा, नहीं पता होगा ना। उसी तरह मैं यूएस जाके बोलूं कि इंडिया में तो इस एलिमेंट को ये बुलाया जाता है, विल दे बी एबल टू रिकॉग्नाइज कि एलिमेंट क्या है? अगर इफ आई विल से एन आईयूपीएसी नेम ऑफ दैट एलिमेंट, इट विल बी वेरी इजी। तो इसीलिए जो आईयूपीएसी है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, वही क्या करती है? रूल सेट कर देती है कि आप इन बेसिस पे ऐसा नॉमेनक्लेचर डिसाइड कर लीजिए जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है। वही एलिमेंट आफ्टर 100 हुआ कि जो 18 एलिमेंट है,
उनका ऐसे नॉमेनक्लेचर किया जाता है। क्लियर हुई आज की क्लास? आज हमने क्या क्या पढ़ लिया है? अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल रनिंग है, बहुत कुछ पढ़ना है इसके बारे में। अभी हमने सिर्फ एक देखा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है क्या, पीरियोडिक लॉ क्या है। सो आई थिंक आज की क्लास क्लियर है। क्लियर? सो जो क्वेश्चंस मिलेंगे, डीपी भी मिलेंगी, इट हैज अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, सो प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर टुडे सेशन।